खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, एक दिन जैसे सेंसलेस नॉइज़ कहते हैं, कई अरसे से हम सुन रहे हैं तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, कब नहीं आएगी और क्या हो रहा है। मुलाकातें हो रही हैं और एक जो है आनियाँ जानियाँ हैं, नतीजा क्या निकलेगा इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। और फिर जो कवानीन में तरमीम की जा रही है, जो मीडिया के कवानीन है, क्या ये सोशल मीडिया को रेन इन कर सकेंगे या इसकी क्या शक्ल बनेगी और इसके हवाले से मज़ामत भी हो रही है या नहीं हो रही, क्या सिलसिला है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स आसमान को छू रहे हैं और ख़ुद उनके वज़ीर आला साहब ने गालबन कहा है ये कि जनाब ये शायद इसकी वजह माशी हालात और बेरोज़गारी और ये तो है, हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड हालात मीशत के ख़राब हैं। यूक्रेन और रूस का तनाज़ा जो है क्या पाकिस्तान पर भी असरअंदाज हो सकता है। 40% गंदम हमने यूक्रेन से ले लेते हैं और ये अजीब बात है भट्टी साहब कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और 40% गल्ला इस इलाके में पैदा होता था पूरे सब कॉन्टीनेंट का, अब हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे भट्टी साहब, लै हो तहरीक अदम एतमाद साड़ी जान ही छुट जाए। बिस्मिल्लाह नई खबर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब देखें, तहरीक अदम एतमाद क्या गैर आइनी है, क्या गैर कानूनी है, क्या आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, आती या नहीं आती, ये अपोजिशन जाने हुकूमत। 126 दिन मोहतरम इमरान खान साहब ने धरना दिया था, रोज़ाना कहते थे हुकूमत जाएगी, हुकूमत सुबह गई, अंपायर ने उंगली खड़ दी। तो मेरे ख्याल में जिस दिन अपोजिशन के पास नंबर गेम हो गई, ये सारी आनियाँ जानियाँ हैं कि आज शहबाज साहब मौलाना साहब से मिल रहे हैं, परवेज़ इलाही से मिल रहे हैं, MQM मिल रही है। पंजाब की हद तक मेरी इतलात के मुताबिक नंबर गेम 15 से 20 ज़्यादा हो चुका है अदम एतमाद लाने के लिए। अब हतमी नतीजे का इंतज़ार किया जा रहा है। ये हुकूमत का भी हक़ है अपोजिशन को नाकाम करने के लिए मुलाकातें करे। मैंने तो सुना है कि वज़ीर आज़म साहब अब 1-to-1 मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का टाइम मांगा या उनके मिडल दोस्त ने मांगा है। इसी तरह अपोजिशन भी कर रही है। मुझे तो ये फिक्र है कि ये आ भी गई तहरीक एतमाद, काम जब होती है नहीं होती है। तो जिस असम्बली ने इमरान खान को, मलिक साहब आपकी तवज्जो चाहिए, जी इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया था, अगर वही बात कर रही है तो उसमें गैर आइनी कानून बात कौन सी है? गैर आइनी तो बिल्कुल कुछ नहीं, गैर कानूनी कौन सी? बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, यकीनी बात है। हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ तहरीक अदमत लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कल जो मरियम औरंगज़ेब साहब ने कोई एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जो वो तर्जमान है, तो लिहाजा हुकूमत भी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है। आप ये ना समझे कि हुकूमत ज़ोर नहीं लगा रही। ये जो आर्डीनेंस कल लाया है हम पर, ऐप का हमारे कत्ल करने के लिए, सहाफ़त का कत्ल करने के लिए, पीका, ये ज़ियाउल हक भी शर्मा गया कि ये आर्डीनेंस तो मैं नहीं ला सका। पीका ज़ियाउल हक की कब्र ज़रूर आज अफसोस कर रही होगी कि मैंने सहाफ़ियों को कोड़े मारे, गिरफ्तार की। वाहिद हुकूमत है माशाल्लाह। तो लिहाजा नाकाम होगी तो इमरान खान से 5 साल पूरे करेंगे। हम बात करेंगे भट्टी साहब, पीका पे हम बाद में बात करेंगे। ज़रा सुना इमरान खान साहब ने जो हालिया जलसे में बातें की। शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार है। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है और इंशाल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। ये वही बयानिया है जो पहले से जारी है। मेरा ख्याल है खान साहब शायद भूल जाते हैं वो वज़ीर आज़म है। उनको मैंने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो इस्लाहत है, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो देना चाहिए। और मैं समझता हूँ इससे जो आम वोटर है वो इतनी रेपिटेशन हो गया कि वो जेलों में जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी किसी बंदे को सुना कि आप जेलों में मत भेजें, ना उनको किसी ने रोका, वो भेज दें। तो इसमें मतलब बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो आपसे सवाल है। मैं अच्छा एक और भट्टी साहब, मैंने जो बात की थी ना शुरू में, अच्छा ये मुलाकातों की भी बात कर लेते हैं। मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, अभी ये चौहान साहब ने कहीं ये खबर दी है, और बिलावल भुट्टो साहब से भी मिले हैं। मैं तो सवाल आपसे ये करना चाह रहा था भट्टी साहब कि कर लें या ना करें, मुझे कोई रिलीफ मिलेगा किसी सूरत में? कई सब फिर यही बात, अब आपको क्या रिलीफ मिल रहा है? कोई नहीं, कल भी नहीं मिलेगा। ये आप यू आर राइट। तो फिर बेमानी एक्टिविटी है, करते रहे आपस में, अपनी ताले आजमाई करते रहे। बेमानी नहीं। जब मैं 2014 में एयरवाई में था, 10-10 घंटे में ट्रांसमिशन में बैठा, 10-10 घंटे, तो हम कह रहे थे इमरान खान का मुखाका ये कानूनी पुरअमन एहतजाज।
तो आज मैं अपोजिशन को किस मुंह से कह दूं? लोग मुझे कहेंगे यार ये तो क्रेडिबल आदमी नहीं है। 2014 में कह रहा था कि सियासतदानों को हक है पुरअमन एहतजाज, सही है। आज ये अदम एतमाद जिसकी काइन गुंजाइश दे रहा है, जिन्होंने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया था उन्होंने अदम एतमाद लाना है। अच्छा मलिक साहब, ये भी अब मोहतरम वज़ीर आज़म ने फरमाया सब जेलों में जाएंगे। ठीक, दुरुस्त। इसे कहते हैं ये खबर सारे टीवी ने चलाई, इसे भी खबर कहते हैं। ठीक हो गया। हम जब बुलेटिन बनाते हैं ना कौन कौन सी खबरें शामिल करनी है, अगर सब जेलों में नहीं जाते तो ये जिस टीवी ने खबर चलाई है, जिस अखबार, सब जेलों में जाएंगे। फिर हम तो वो हम तो फेक न्यूज़ में आ जाएंगे। फेक न्यूज़ बना दी। नहीं, वो तो स्टेटमेंट है ना उनकी, नहीं, उनका बयान है, स्टेटमेंट है, लेकिन ये खबर है टीवी में। आप उसको जब चलाते हैं खबर के तौर पे ट्रीट करते हैं। इज़ लाइक मिसाल के तौर पे नवाज जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान नवाज शरीफ धरती के नसूर हैं, या इन्होंने कहा था कि मैं ये सारे डाकू चोर हैं अपोजिशन वाले। किसी एक पे डाकू और चोर का मुकदमा अभी तक नहीं साबित हुआ। तो जिस टीवी ने ये खबर और अखबार ने दी है इमरान खान से बयान, तो हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर तो खबर तो चली है, खबर आप उसको कहेंगे काई साहब आप सब एडिटर रहे हैं, जब आपके पास खबर आती है आप छांट करते हैं। बात यह है कि खबर तो हार्ड न्यूज़ को आप कहते हैं ना, जिस तरह गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर खबर है। अब वो कह रहे हैं तो बयान है। नहीं, भट्टी साहब का कमेंट भी तो आप समझे ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तो फिर तो मैं अगर जीएनएन ये खबर देगा ना कि वो फलां चोर है, तो फिर क्या जीएनएन ने साबित करना? हम नहीं कहेंगे, यही तो हमने उनको कहा, वो कह रहे हैं, इसलिए साढ़े सारू ना फड़वाना। अच्छा ये नहीं, अगर एक kabina की मीटिंग हो रही है और हमें दो वजीर कहते हैं कि ये खबर कन्फर्म है, अच्छा सोर्सेज के बगैर मीडिया चल सकता है? मुझे ये बता दें, आपने एडिटिंग का सारी उम्र किया ना। सकता सोर्सेज से खबर आती है, चलें जी, ये भी अच्छी बात है, इसमें तो चलो अच्छी बात, देखें ये जो उनकी अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा मलिक साहब आप ये बताएं, अब मुझे आज मैं काशिफ वासी साहब से बात कर रहा था, 5-6 जर्नलिस्टों से, हमने कहा यार हमारा फ्यूचर तो सबका जेलों में है। कहता क्यों? मैं कहा यार चंद दिन पहले एक खबर चल रही थी शहजाद अकबर को kabina से निकाला जा रहा है या इस्तीफा लिया जा रहा है। तरदीद की थी, शहबाज गिल साहब हमारे भाई ने तरदीद कर दी। ऐसे ही है। तो मैं क्या उस साफी को तो जेल में अभी तक क्यों नहीं डाला? उसने कहा दरअसल 3 दिन बाद खबर सही साबित हो गई, उसने रिजाइन ले लिया गया उससे। मैं क्या ना देते तो फिर हमें अंदर होना था। तो एक इसका दूसरा भी तो एस्पेक्ट है, फिर यहाँ शहबाज गिल साहब ने झूठ बोला, उन पे 62-63 उन पे। अच्छा यार मलिक साहब हम कुछ स्टेप आगे नया कंफ्यूजन हो गया डिटेल में खबर करनी है। मेरा मतलब मेरा प्यारा वजीर या मेरा मैंने जो स्टेटमेंट दिया अगर वो पूरी नहीं होगा तो उसमें भी 62 लग जाएगा। और मलिक साहब अभी ये हमने पूरा सेगमेंट रखा हो पीका का, इसमें मैंने पूरी बात करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मरियम औरंगजेब साहब ने एक बयान दिया है कि जिसमें पेशावर से कालें आ रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और ये ऑफिशियल उनका जो है, और फिर ये देखें उन्होंने इस पर गालबन जो है वो ट्वीट भी की है। तो ये फिर क्या दोबारा उसी मोड में वापस जा रहे हैं कि इदारों पर अटैक करेंगे? और क्या आखिरी सवाल, और ये जो कानून आ रहा है कि इदारों पर अटैक करने वालों को हम अंदर करेंगे, तो क्या ये भी ज़द में आएंगे? देखिए थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस हमने मुलाकातों की बात की, आज पहली तो बात है जरदारी साहब गए हैं पहले शहबाज साहब से मिलने, फिर जरदारी गए अपना मौलाना से मिलने, कल ये फिर मिल रहे हैं जरदारी और शहबाज शरीफ। तो ये मुलाकातों में कुछ ना कुछ तो है ना। और जो अगर आप यार हो, मैं तो कहता हूँ सुबह हो जाए। मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रेशर है आप पे। अब चक्कर ये है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो आपके साथ चल रही है। ये नून ने बेसिकली एक प्रिकॉशनरी समझ लें आप, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो वैसे उन्होंने कहा फ़िज़ा में ज़रा हालात ख़राब कर दें कि जी कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ रहे हैं। इसका ताल्लुक क्यों बड़ी साहब आपको क्या लगता है? सही है। देखिए आपको ऑफिशियल है ना, उनका ऑफिशियल ये स्टेटमेंट है। देखिए इसमें तो हिस्ट्री देखना होगी, क्या फ़ोन आते भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा आपका ख्याल है पहले नहीं आया कभी? नहीं मैं तो चलो देखें क्या फीका की बात आ जे टेलीफोन की आपने बात की है ना। टेलीफोन अगर ना आते, मैंने मान लिया आपकी बात, हम ये भी बात मान लेते हैं क्योंकि खबर तो इस मुल्क में अजाब है, बिल्कुल ये कुफर है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको कुफर से महफूज रखे, आमीन आमीन। तो अदम एतमाद जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया था, 66 रोड 51 कैसे रह गए थे अगर फ़ोन नहीं आते या इंटरफेरेंस नहीं होती? वो हसीन इत्तेफाक या उनका ज़मीन अज़ान की ब्रेक है बट्टी साहब, जल्दी जाना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या कहाँ जा रहे हैं इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी सामने आने वाली है, या क्या प्रीएम्प्ट करें जो मलिक साहब ने इशारतन बात की। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ साफ़ी, दानिशवर और तजिया निगाह जनाब काशिफ अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। एक सवाल मैं कर लेता हूँ, हुजूर इतना बता दें कि ये फेक न्यूज़ कैसे डिफाइन करें? वो मैंने 4 सफ़े पढ़े हैं,
क्या है ये फेक न्यूज़, इसकी तारीख क्या है और ये हमारे ऊपर कैसे लागू होगी? अब्बासी साहब देखिए, फॉल्स न्यूज़ और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा कि खबर साफ़ी देखें, एक दिन में सैकड़ों खबरें टीवी पर जाती हैं, अखबारों में चलती हैं। ये खबर देना और खबर बाउंस कर जाए, जैसा मैं और भट्टी साहब फ़ोन पे बात करें तो शहजाद अकबर साहब की खबर थी, एक चैनल ने कहा जनाब हटा दिए गए हैं, सरकार ने कहा नहीं, 2 दिन बाद खबर ठीक हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर का जाना था, हमने खबर दी कि जनाब वो जा रहे हैं, सरकार कहती है कोई नहीं जा रहा, 4 दिन बाद वो भी चले गए। सो बड़े आराम से आप ये कह देंगे बाद में कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ ये नहीं, फेक न्यूज़ होती है जो या तो बड़े इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए, जैसे अमेरिका में हुआ, बेल्जियम ने यह किया कि इलेक्शंस ना, ऑस्ट्रेलिया में कानून इसलिए बना कि फेक न्यूज़ वो फेक न्यूज़ जो इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए इस्तेमाल हो, बड़े पैमाने पे लोगों को मिसलीड करे, को फाइनेंशियल फायदा उठाने के लिए कोई फेक न्यूज़ इस्तेमाल करे, जिससे स्टॉक मार्केट को मूव करे ताकि अपना जाती फायदा उठा सके। कोरोना का मिसालें दी हुई हैं कि कोरोना के ऊपर आपने देखा होगा कितनी खबरें थी कि वैक्सीनेशन ना कराएं, इससे ये हो जाता है, चिप चली जाती है, इस तरह की चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड हो, तब तमाम तर ये ऑफकॉम की स्टडी है, ये वाली, ये सब इसमें लिखा है कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या डिसइन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, यूनेस्को ने 2018, ये उसकी एक हैंडबुक है, 128 सफ़े की है, 22 सफ़े की है, इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए फेक न्यूज़ का लफ्ज़ इजाद किया गया है और ये वेपनाइज करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ बिकम एन इमोशनल वेपनाइज टर्म टू अंडरमाइन एंड डिस्क्रेडिट जर्नलिज्म, कि बड़े आराम से ये कह दिया जाए कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, और साफियों के पीछे जिस तरह हमारे यहाँ पे कि जनाब आप बहुत गलत खबरें देते हैं। देखिए, खबर आएगी, हज़ारों खबरें रोज़ की आती हैं, उनमें से कुछ गलत होती हैं, बाउंस भी कर जाती हैं, सब चैनल माफ़ी मांग लेता है, अखबार फ्रंट पेज में माफ़ी छाप देता है, उसको आप फेक न्यूज़ ट्रीट नहीं कर सकते, दैट्स फॉल्स न्यूज़। और आपकी तरफ, सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से भी, और वो डेफेमेशन ट्रीट करेगा उसको, आप हत्या इज्जत जो है उसके जुमरे में आएगी। अच्छा काशिफ भाई, आपने बड़ी डिटेल बताया, ऑफकॉम ने क्या लिखा, रशिया ऑस्ट्रेलिया ने क्या हुआ है, तो ये जो पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस आया है, इस फेक न्यूज़ की तशरीह करेगा कौन? मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई। इज लाइक के वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन डाकू चोर है, कल को शहबाज शरीफ साहब हमारे खिलाफ चले जाते हैं जी इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई, खबर तो वो सारी टीवियों ने चली ना, उसको भी न्यूज़ कहते हैं, जो बेशक इनका बयान भी हो, तो फिर सारे साफी रेस्ट हो जाएंगे जो 15, 50, 60 जिन्होंने भी ये खबर दी है। डाकू चोर तो वो अभी तक अदालतों से साबित नहीं हुए। ये बिल्कुल आपने सही कहा भट्टी साहब। मसला ये है कि कल कोई आके टीवी चैनल पे कोई सियासतदान बात करे और वो बात, हम तो कैरियर बन गए उस केस में, इमरान खान तकरीर कर रहे हैं, उसने कहा ये डाकू है, उसने ये लूटा है, उसने ये किया है, हम तो जवाब दे नहीं है। साथ में ये तो पूरी दुनिया में ये इस तरह की चीज़ें डेफेमेशन में ट्रीट होती है भट्टी साहब। किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, वो आगे चला जाता है कि सरकार आपने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, या साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और अदालत में अगर वो साबित नहीं करता तो उसको $1 मिलियन, $5 लाख, $2 लाख के जुर्माने भरने पड़ते हैं। वो तो डेफेमेशन में ट्रीट होगा। फेक न्यूज़ की तो कॉन्सेप्ट ही बड़ी डिफरेंट है। अब क्या इन्होंने फेक न्यूज़ की डेफिनेशन की है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने वज़ीर आज़म की फैमिली पर कोई बात की, गलत बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिकल फैमिलीज को मत घसीटें आप पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अगर किसी ने को बात कर दी तो फेक न्यूज़ के जुमरे में आएगा 5 साल के लिए अंदर, बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, 6 महीने में उसके खिलाफ फैसला करें। ये फेक न्यूज़ को डिफाइन करें पहले कि वो है क्या। फेक न्यूज़ वो नहीं है जो हुकूमत बार बार कह रही है, वो कहते हैं गलत खबर फेक न्यूज़ है। गलत खबर फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ एक एजेंडे के तहत इंटेंशनली फ्लोट की जाने वाली खबर है, जिससे एक बड़ा फायदा हासिल करने की, चाहे वो माशी हो, सियासी हो, इलेक्टोरल हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हो, वो फायदा हासिल करने। अच्छा कैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ उसको एक तो ये जो ऑर्डिनेंस आया बादियुल नजर में, आप ये नहीं समझते पाकिस्तान में सहाफत का गला दबाना इज लाइक के एक काबीना का इजलास होता है, आपसे 2-3 वुज़रा की अच्छी दोस्ती है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो भी ये भी कहते हैं भाई मैंने ऑन कैमरा नहीं कहना, आप अपने माशाल्लाह इतने तजर्बे के बाद उसे खबर दे देते हैं, तो क्या उसको भी ये फेक न्यूज़ ट्रीट करेंगे? कर सकते हैं। यही तो मसला है पाकिस्तान में भट्टी साहब। कानून बनाना हमारा आसान तरीन काम है। कानून बना दें, उसमें फेक न्यूज़ कह दें, उसको आप परसेप्शन ये बिल्ड करेंगे फेक न्यूज़ का मतलब गलत खबर है, फिर उस पर आप किसी भी चीज़ पर, अब तो आपने मेरे हाथ पांव काट दिए,
क्योंकि मुझे ये खौफ है, असल खबरें कहां से आती हैं भट्टी साहब, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको और मुझे बताई जाती है। अब वो ऑफ द रिकॉर्ड खबर क्या होती है, जो अनोनिमस सोर्सेज, आप न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट उठा के देखें, फ्रंट पेज की बड़ी खबरें अगर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, अफगानिस्तान से मुतल्लिक हो, अगर इस तरह की हो, वो होती सोर्सेज विद इन पेंटागन, सोर्सेज विद इन व्हाइट हाउस। मैं कहूं मेरा सोर्स पीएम हाउस में मुझे ये बता रहा है, वो कहें जी फेक न्यूज, काशिफ अब्बासी अरेस्ट 5 साल के लिए अंदर। ये है वो खौफ जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये तो इसको गलत इस्तेमाल होगा इस कानून का। ये कानून भट्टी साहब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अगर उसने टीवी पर बैठ के कुछ कह दिया तो कल कोई उठ के भट्टी साहब को कहेगा भट्टी साहब। काशिफ भाई आप जानते हैं, मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे फेवरेट एंकर है, मैं थोड़ा सा मलक साहब का जरा टाइम ले रहा हूं, इनसे भी माजरत। एक पाकिस्तान के मोहतरम काबिल एहतराम उनकी मिसिस के बारे में कहते हैं गलत है, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। जो गैर सियासी लोग हैं उनकी माओं बहनों बेटियों की इज्जत हम सब पर फर्ज है। जो उन पर करैक्टर असैसिनेशन करता है, गलाजत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक फरमाया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। अब मैं 3 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, वो 9 करोड़ नौकरियां किसी को मिली है ना 50 लाख घर। तो ये फेक न्यूज़ पे मैं 10 दफ़ा प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो मेरी सजा तो कम से कम 50,000 साल फांसी हो जाएगी या 50,000 कैद हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा। आपने तो इसमें कोई प्रोग्राम किया 100 करोड़ नौकरियों पे और 50 लाख घरों पे। जी काशिफ साहब, जी काशिफ अब्बासी साहब से पूछ रहा हूं, अगर वादे याद ना कराएं, अगर इन चीजों पे प्रोग्राम ना करें, तो यहाँ पे फिर सरकार की वाह करने थोड़ी बैठे हैं भट्टी साहब। सरकार के साथ तो हमारी दोस्ती हो नहीं सकती ना जी। जर्नलिस्ट तो एडवर्सरी बाय डेफिनेशन एडवर्सरी है हुकूमत का। उसने तो वो चीज हाईलाइट करनी है जो हुकूमत गलत करेगी, जो वादा पूरा नहीं करेगी, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया है। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसको उठा के कहेंगे भाई साहब आपने ये काम नहीं किया। मैंने तो बाय डेफिनेशन काम ही ये करना है। अगर हर चीज के ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगा के अगर आपने साफियों को बंद करना शुरू किया, ये जेलें कम पड़ जाएंगी भट्टी साहब। ये सोशल मीडिया और जर्नलिस्ट, ये 2 लाख बंदा अंदर बैठा होगा, वजह किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दें कि सर इसने ये बड़ी ये खबर इसने गलत दी है, ये काम इसने जो बात की है वो अब साबित कौन करेगा किसी चीज को? कुछ वेग चीजें जो साबित नहीं हो सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर की, मेरी ब्रेक फोन के ऊपर आपसे बात हो रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग में कोई गुफ्तगू होती है, मुझे कोई आके वजीर या आपको आके बता देता है, हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अब कल आके कह जी साबित करें, आप साबित कैसे करेंगे ये बता दें मुझे। तो ये जो आपने कहा डिस्क्रेडिट करना, इसका मतलब है मकसद हुआ। मलिक साहब प्लीज। काशिफ मैं चाह रहा था आपको ओपिनियन लेना। दुनिया भर में डेमोक्रेसी में यहाँ पे फेक न्यूज के खिलाफ एक प्रोटेक्शन ली जाती है, राइट टू नो। कोई सिटीजन, कोई जर्नलिस्ट हुकूमत से, रियासत से कहीं जाके पहले पूछेगा कि यार ये खबर है, आप इसका मुझे राइट दें। आप तो मुझे खबर देते नहीं है, तो मैं तो डिपेंडेंट हूँ 100% सोर्स पे। तो ये बड़ी इनलॉजिकल बात नहीं है। यहाँ तो हमारे शायद हुकूमत को पता नहीं कि वो डेमोक्रेटिक रिजीम है, राइट टू नो है हमारे यहाँ, आप समझते हैं? नहीं सर, राइट टू नो है, कानूनन तो है। तो फिर आप राइट टू नो है नहीं, से बाई और साथ में आज तक रियासत ने कोई खबर दी नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो हमारा बड़ा मसला बन गया ना जी। हमारा बड़ा मसला ये है कि हम खबर ढूंढने के लिए, खबर आती किस तरह कि आप कभी एक के पास दूसरे के पास। अभी मेरे न्यूज़ चैनल के जो हेड है उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फलानी चीज़ हो रही है, ये अदम एतमाद है क्या? मैं खबर किसी आके मिलना पड़ेगा। कहते हैं सरकार हुकूमती बंदों से। मैं कहा यार 2-3 लोगों से मिलकर देखते हैं कि हुकूमत क्या कहती है। अब वो मुझे आपको या मुझे कुछ बताए, एक आदमी जो बहुत करीब है प्राइम मिनिस्टर के या हुकूमत के, वो आपको खबर बताए, आप खबर चला दें, फिर क्या करेंगे आप? वो कहेंगे खबर गलत है, मैं और आप तो जेल में। मुझे तो मसला ये है कि ये इस हद तक मिसयूज हो सकता है कानून कि जितना कोई मिसयूज कर सकता है वो इसको मिसयूज करेगा। दैट्स आवर बिगर प्रॉब्लम कि हम फिर इस खाते में हम तो जेल के अंदर ही बैठे रहेंगे। हमें तो मेरा ख्याल है दोपहर भी देखनी शायद ना हो कि हम इसको दोपहर भी कोई देख सकें बाहर आके। तो इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाना, वैसे आप नहीं समझते वैसे ये जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन है? डोंट यू थिंक सो? सर वो तो खैर एक और बहस है ना, ये तो तरीकाकार के ऊपर बहस ही सेपरेट है ना। ये तो एक अलग बात है कि आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं तमाम जमातें, क्योंकि ऑपोजिशन, एक बात याद रखिएगा, हम जब भी ऑपोजिशन जो भी होती है ना, वो हम उसकी डार्लिंग होती हैं और वो हमारे डार्लिंग होते हैं। तो ऑपोजिशन हर मुमकिन हद तक कोशिश करती है कि प्रोटेक्ट करे साथियों को, चाहे वो इमरान खान साहब थे, आपको याद होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे उस वक्त जिस वक्त वो ऑपोजिशन में होते थे। अब
जो दूसरी अपोजिशन आई है वो बातें कर रही है हुकूमत ये लॉस लाने की। आपको याद हो ये कानून लाया कौन था? ये कानून तरीके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली दफा आया था, जो पहला 2017 में मेरे ख्याल आया था। तो ये तो प्रॉब्लम ही यही है इस सारे सेटअप और सिस्टम की कि ऑपोजिशन के साथ हम खड़े होते हैं, ऑपोजिशन हमें हमारे से लिए बहुत शोर डालती है, हुकूमत का नंबर 1 दुश्मन जर्नलिस्ट होता है। अच्छा अब्बासी साहब एक डिफरेंट एंगल से, और इससे तो बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं कि आर्बिट्रेरीली एक्सप्लेन करें कंक्रीट टर्म्स में कि फेक न्यूज़ क्या है, वरना तो हम सारे अंदर होंगे। मैं एक और एंगल से बात कर रहा हूं। ये सब कॉन्टिनेंट में इस्तेलाह बहुत चल रही है आजकल, 3Ms, मीडिया, मसल एंड मनी। जो सियासत में पैसा आया है, काले धन की फॉर्मेशन हुई है और ट्रिकल डाउन करके फिर वो सहाफत में भी आया है। पता होता है सईद काजी किसके हक में बोलेगा, किसके खिलाफ बोलेगा। मीडिया सेल बने हुए हैं, हमें गालियां देते हैं, ये अपना आपके जो बने हुए हैं क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे। डोंट यू थिंक कि कुछ इधर हमारे यहाँ भी वारदात ट्रिकल डाउन करके आई है जो सियासत में हुई हमारे साथ? जी सर, ये देखें, ये वारदात तो होती है, इसी तरह की वारदातें इसी किस्म की होती हैं यहाँ पर। मसला ये है कि अब हम तो बैठकर देख ही सकते हैं कि हो क्या रहा है और क्या करेंगे। ये अब मेरी तो समझ से बाहर है जिस तरीके से ये सारा काम चल रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं और ये किस तरह इसको पूरा करेंगे। मेरे से तो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि इस हुकूमत की काम करने का तरीका मेरी समझ से बाहर है। ये एक तरह का कानून बनाना चाहते हैं जो कल किसी वक्त भी आर्बिट्रेरीली किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। ये आपके भी बाजू काटेंगे, ये हमारी भी टांगें काटना चाहते हैं कि ये को बोले ही ना, क्योंकि इसके बाद तो बोलने की गुंजाइश ही भट्टी साहब और मलिक साहब नहीं रहेगी। थोड़ा सा इस्लामाबाद की बात कर। अच्छा काशिफ वासी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, अपोजिशन वालों को से भी आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, हुकूमत से भी। ये जो अदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? अपोजिशन भी दावे कर रही है हुकूमत में कितनी सदाकत है, पहले पंजाब वफाक में आएगी, पंजाब में आएगी, क्या समझ रहे हैं आप? इन फ्यूचर क्या होने हो जा रहा है? शायद ये भी फेक न्यूज़ में ना आ जाए, मैं तो बस डर के सवाल कर रहा हूँ। सर कुछ भी हो सकता है। इस वक्त टेंशन दोनों तरफ है। ऑपोजिशन पहली दफा ये कह रही है कि सर हो गया इस दफा, मतलब ऐसा बात इंप्रेशन ये दिया जा रहा है ऑपोजिशन की साइड से कि अब अदम एतमाद तो ठहर गई, इसके आगे की सेटअप की गुफ्तगू हो रही है कि सेटअप होगा कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। ऑपोजिशन ये आप इंप्रेशन हमें दे रही है, हुकूमत ये कह रही है कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब की जो मंडी बाउद्दीन की तकरीर है, मेरा ख्याल है वो इस तरफ निशानदेही कर रही है कि कुछ बहुत मसाइल हैं जिसकी वजह से इतना गुस्सा इमरान खान साहब को आया हुआ है। लेकिन इस वक्त मैंने वैसे ही बात कर रहा था लोगों से, ये भी तरीन साहब का जो इकट्ठ हुआ उसमें ही कहा गया कि अदम एतमाद आने वाली है और लगता है कामयाब हो जाएगी। ये मुलाकातें भी हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब को क्या मिलेगा, मरकज़ की हुकूमत कितनी बनेगी, कौन बनाएगा, ये फॉर्मुलेशंस कहा यह जा रहा है, किस वक्त डिस्कस हो रही है। लेकिन ऑथेंटिक किसी के पास खबर नहीं है। होगी, आई एम श्योर भट्टी साहब के पास बहुत खबर होगी, लेकिन अगर कोई ये कह सके कि मुझे पता है कि क्या होगा, मैं ख्याल है मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मैं इस पोजीशन में कहा हूं मलक साहब, आप पूछे मैं कह दूं कि अदम एतमाद नाकाम होगी, वो कामयाब हो जाए, मैं फेक न्यूज में अंदर हो जाऊंगा, आपका क्या जाएगा? अच्छा, पेशेंट गोलियों पर पाबंदी, पेशेंट गोलियों पर पाबंदी लग चुकी है। काशिफ साहब ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि खान साहब लगता है बड़े रिएक्शन में है या गुस्से में है, तो डू यू रियली थिंक कि वो वाकई गुस्से में अगर है तो क्या वजह हो सकती है? सर एक तो वजह तो यही है कि प्रेशर तो नजर आ रहा होगा, हो सकता है उनको भी लग रहा हो कि देखें ये तरीके अदम एतमाद जब भी होगी ये वैसे थोड़ी आती है कि कोई कह देगा और वो तरीके अदम एतमाद आ जाएगी। वो ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वो काम कर रहे होते हैं, बहुत से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये नहीं कर सकती, ये तो खुलेआम सारे कहते हैं कि हमारे पास की बात तो नहीं है जी तरीके अदम एतमाद लेके आना, जब तक इशारा ना हो, जब तक, वरना ये होगी और फ़ोन कॉलें जाएंगी लोगों को और वो नाकाम हो जाएगी। सो अगर तो अपोजिशन की मान ली जाए, और ये मैं आप जो कहते हैं कि क्यों गुस्से में है, ये मुमकिन है कि अगर ये बात वो सच मानते हैं कि वाकई कोई तहरीक आने वाली है और वो कामयाब हो सकती है, इसका मतलब यह है कि कहीं से आशीर्वाद होगी जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाएगी, उसका गुस्सा भी हो सकता है। नहीं तो आपको लगता है कि जो ताकतवर हल्के हैं जिनकी जाहिर है जिनके बगैर यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ नहीं आती, तो उनकी भी कुछ शिफ्ट या चेंज आई है उनमें टू प्रो अपोजिशन? सर मैं एक प्रेस रिलीज देख रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा की, वो को पेशावर का उन्होंने जिक्र किया, कुछ कॉलों का जिक्र किया।
आप और हम और वो तमाम लोग जो इस सिस्टम को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं सर, ये मुझे नहीं लगता कि वैसी कॉलें अपने तौर पे हो सकती हैं या कोई कर सकता है। सो अगर उनको किसी चीज़ का खौफ है, मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से ऑपोजिशन को ज़रा थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। अगर कोई पेशावर से बैठ के कॉल्स कर रहा है, फिर ऑपोजिशन को ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, आप इस्लामाबाद से पिंडी जाना पसंद करेंगे या पेशावर, अगर आपको थोड़ा सा 2 घंटे मिले के जाए जरा घूम आए? ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता सर, पिंडी ज़्यादा कोल पैंदा सर। मैं तो सर पूछा है, आपको पता है मैं तो फेक न्यूज़ की वजह से डरता हूँ तो थोड़ी सी आपका मार्जिन ले रहा हूँ। लेकिन आपको ही पता भट्टी साहब कि पिंडी ज़्यादा करीब है, पिंडी ज़्यादा ताकतवर, पिंडी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और ये मैटर नहीं करता कौन है, ये मैटर करता है कि कौन है। और जगह वो कहते हैं अब्बासी साहब, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं करता हूं आपसे। कहा जा रहा है कि इस वक्त जहांगीर तरीन का जो डिसीजन है ना, वो अदम एतमाद इस पूरी तहरीक पे अपना डोमिनेट कर जाएगा, मतलब डिसाइसिव फैक्टर उनका होगा। डू यू एग्री विद दिस? नहीं सर, मैं इस बात पे मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर ये फैसला हो गया है तो फिर तो 40-50 बंदे दूसरी साइड से खलोते होंगे, तो जहांगीर तरीन का होना जरूरी नहीं है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जहांगीर तरीन का उस तरफ खड़े होना जरूरी नहीं है। अगर तो ये फैसला हो गया कि कुछ करना है, तो फिर तो बहुत सारे अंदर के लोग होंगे तहरीक इंसाफ के जो शायद वोट नहीं डालेंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी ये फैसला नहीं करेंगे और वो भी कहीं वोट दूसरी तरफ नहीं डालेंगे। सो तरीन साहब उनके बंदे जरूर अहम है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल नहीं है कि वही फैसला करेंगे कि होना क्या है। और ये बताएं कि ये जो पीका अगर खुदा न खास्ता लागू हो जाता है तो इसकी जद में नजूमी भी आ जाएंगे, रोज टीवी पे बैठ के वो करते हैं, पेशन गोइयां करते हैं, तो ये भी पेशा खत्म होने जा रहा है। सारा नजूमी बहुत सारे लोग इससे फारग हो जाएंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए इतनी राइट तो दें लोगों को कि वो अपना, देखिए कुछ चीजें मैं अक्सर हम बात कर रहे होते बैठ के दोस्तों के साथ, हम भी मतलब बहुत सारी चीजें जैसे बहुत से केसेस में थोड़ा सा हमें खुद अपना ख्याल करना चाहिए, अपने प्रोफेशन की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। बड़ी भारी जिम्मेदारी है हम लोगों पर भी कि जब बात करें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदे की हैसियत से ना करें, को हवाई फायर ना करें, 2-4 बंदे आगे पीछे चेक कर लें, किसी गुफ्तगू करके बात कर लिया करें। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सर हो क्या रहा है इस वक्त, तो या कौन किधर बैठ के क्या कर रहा होता है। ये जो नजूम, अगर आपका मैं इशारा ठीक समझाऊं तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो आपकी बात से जो मैं बाई एंड लार्ज अखज़ कर चुका हूं कि जहां ताकतें और जहां फैसले, वहां से भी कोई क्लैरिटी वाला मैसेज अभी तक नहीं आया। मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से बात की है। अगर कोई कहता है ना कि क्लियरली कोई कह रहा है कि सर मैं आपको बता रहा हूं ये हो रहा है, वो क्लियर मैसेज किसी के पास, मैंने ये भी सुना ऑपोजिशन से कि अगर उधर से इशारा ना भी हुआ, अगर उन्होंने हमायत भी की, तो तरीके एतमाद तो अदम एतमाद तो आएगी। तो इस हद तक भी मैंने बड़े अहम लोगों से सुना है। इसका मतलब कि वो जो होती है क्लीन सिग्नल हो जाता है कि भाईजान ताड़े नाल ना जाओ, करो और मुकाओ इनू, वो मेरा ख्याल है कि अभी उधर भी उस हद तक क्लियर नहीं है। अभी उधर भी मतला थोड़ा सा बरालूद है, ज्यादा ना हो। तो मैं ना काशिफ अब्बासी साहब से 100% एग्री हूं। अगर वहां गर चमक के साथ बारिश होना शुरू हो चुकी होती तो इस वक्त हुकूमत की 1 या 2 इत्तेहादी जमातें हुकूमत से इत्तेहाद का ऐलान कर चुकी होती। ये मैंने 2-3 हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, वो अपोजिशन से इत्तेहाद की बात आप करें, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर चुकी होती। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बात रखी गई है। देखे ना, इज लाइक अगर इन केस, लेकिन खुदा ना खास्ता या अल्लाह अस्तगफार 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 फेक न्यूज में ना आ जाए, इज लाइक के MQM बाब जमात हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देती है, फिर बज़ाहिर बादिउल नज़र में फेक न्यूज ना आ जाए, अल्लाह माफ़ करिए अस्तगफार अस्तगफार, नंबर गेम में इमरान खान की अक्सरियत नहीं रहेगी मौजूदा हुकूमत की। अगर उधर वाद या इशारा होता, ये मेरी असेसमेंट है। काशिफ साहब, काशिफ साहब आप बताएं। जी बिल्कुल सर, अगर तक जिस तरह उन्होंने कहा ना कि इसी वजह से मैंने कहा, जो उन्होंने कहा तरीन साहब बहुत अहम है, मैंने कहा अगर इशारा हो तो तरीन साहब की भी जरूरत नहीं है, अपने ही 2-4 साइड पे होकर उन्होंने नारा मार देना है। अब आपको याद होगा मोनस लाई ने एक बयान दिया, PM साहब की महफिल में वो मौजूद थे कि सर फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, वजीरों को कहीं घबराएं नहीं। साथ ही आगा साहब को कहा गया जाके टीवी पे कहते भाईजान को फैसला नहीं होया ली, पार्टी फैसला करेगी। तो उन्हें पता है कि वो क्यों कहा जाता है कि पार्टी फैसला करेगी, ताकि बाद साड़ी सुबकी ना होए। तो आपको भी पता है कि जब होगा
तो उसके लिए तरीन साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये काफली कोई MQM कोई इधर से आके नारा मार के कहेगा सर हम चले ऐसे मेरा ख्याल है आपका भी टाइम कीमती 8 बजे प्रोग्राम है। ये बता दें अगर ये अदम एतमाद आनी है, कामयाब होनी है नहीं होनी, हालात बताएंगे। मैक्सिमम मार्च या उससे आगे भी जा सकता है। ये कब तक हो जाएगा फैसला, कामयाब होना ना होना, आना या ना आना? आने का फैसला भट्टी साहब दिनों की बात है, महीनों की नहीं। ये तो मुझे तो यही कहा जा रहा है। जी कायद साहब बहुत शुक्रिया वासी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और बहुत सी बातें वाज़ेह और मलफूफ अंदाज में इशारे करके हमें आपने बहुत सी बातें बताई। भट्टी साहब बात यह है कि वही आपकी वाली बात कि मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस पर आपका कमेंट भी लूँगा कि अभी शायद कोई वाज़ेह तौर पर नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत अबरालूद है, हालात किधर जाते हैं। मगर एक बात तय है, या तो वो गए या फिर बहुत मजबूत हो जाएंगे अगर नाकामी हुई तो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब ये बातें तो सारी होगी, मैंने जब अब कराची की बात करते हैं, एक मेगा सिटी है और वहाँ पे आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत अरूज पे है। कल एक साथी जो है उनकी शहादत भी होती है, एक डकैती को रोकने की कोशिश की उन्होंने। अच्छा भट्टी साहब ये हमारे इशू, और चीफ मिनिस्टर मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुराद अली शाह साहब को कि उन्होंने कहा कि ये बेरोज़गारी की वजह से है और ड्रग एडिक्शन भी बेरोज़गारी की वजह से है। सुनाएं जी वो क्या कह रहे हैं। जिम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ इन्वायरमेंट देना, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में, कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट ज़्यादा होता है। बट सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इस मुल्क में बेरोजगारी की हुक्मरानी है, जुल्म की हुक्मरानी है, रिश्वत की हुक्मरानी है, बट इसके खिलाफ भी कभी नो कॉन्फिडेंस आएगा? कादी साहब जिस दिन इसके खिलाफ लोग आएंगे पाकिस्तान, उस दिन कायदे आज़म का पाकिस्तान बनना शुरू होगा। ये मुराद अली शाह साहब की अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी में ये फैक्टर होते हैं। आपकी वालदा ने, किसी की भी माँ ने घर में सारी उम्र लोगों के कपड़े सी के बच्चे को पढ़ाया, वो मास्टर BA कर गया, आगे जॉब ही कोई नहीं है, घर जाता माँ बीमार होती है, बिजली कटी होती है। और मुराद अली शाह साहब को मैं एक सलाम करता हूँ कि अच्छी किया। कल हमारे प्रोड्यूसर तारों से करे बातें, वो आफ्ताब, वो बैंक में गया, उसने कहा मेरा कार्ड फंसा हुआ ATM के लिए, बाहर निकला, उसने कहा ठहर जाओ, 2-4 लोग थे, 1,35,000 उसका शिफ्ट कर लिया। और लाहौर में स्ट्रीट क्राइम डाकू राज है, डाकू राज। काजी साहब इतना क्राइम हो चुका है कि 90% मुकदमा दर्ज नहीं होते। ये कराची हमारा दिल है, हमारा एक साफ़ी भाई, उसका क्या कसूर था, बच्चे को छोड़ के आ रहा था दीन बेचारा, उसने डाकू को डकैती कर रहा था, उसको हिट किया, उसने सीधी गोली मार दी। यार अब उस बेचारे के बच्चे क्या करेंगे सारी उम्र? वो साफ़ी नहीं, आम शहरी भी है। तो इस तरह वारदातों में इजाफा हो चुका है कि अनबिलीवेबल है। लाहौर में अब आप बच्चों को भेजते हो ना, कहते हो खुदा का वास्ता कोई डाकू भाई आए ना तो उसको फौरी तौर पर मोबाइल और चीज़ें दे देना। कादी साहब ये जब आपने कहा ना, जब आपने गरीब को उसका हक दे दिया, तालीम सेहत रोज़गार दे दी, उस दिन पाकिस्तान बनेगा। फ़िलहाल जो आप कहते हैं ना लीड ने कैप्चर लड़ रहे हैं, अपने अपने हिस्से पे लड़ रहे हैं। अपनी मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है बिल्कुल आईनी है, आईनी लो जिन लखन रहो साड़ा, हम तो किसी के साथ नहीं है ना खिलाफ है। बात यह है कि ये मेरा इशू है जिसका कोई डिस्कोर्स नहीं है, जिस पे कोई गुफ्तगू नहीं है। असेंबली में कभी सुन ले हम कि यार ये हमारे इश्यूज हैं, हमारे पैसों से आप कहते हैं 7,000 अरब रुपए हम इकट्ठा करके देते हैं रियासत चलाने का, तो क्या इस पे कभी बहस होगी, गुफ्तगू होगी? ये रियल इशू बनेगा हमारा? वैसे मैं ईमानदारी से समझता हूँ हमारे हुक्मरानों ने सबसे बड़ा जो डाका डाला है ना वो नौजवान पे डाला है। आपकी 60% पॉपुलेशन यूथ पे, और आपको सुन के 10 दफ़ा हम इस प्रोग्राम में बता चुके हैं, पाकिस्तान में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिग्री होल्डर में है। सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड है, जिस बच्चे ने 16 साल 18 साल माँ बाप के पैसे यानी कि उनके खून पसीने की कमाई से डिग्री लिया, वो बेरोज़गार है। मुझे आप बता दें, आप पिंडी से शुरू हो जाए, मुल्तान तक चले जाएँ, सवाए लाहौर के कोई शहर नहीं आपकी जॉब के लिए। और लाहौर की सुन लें, 3% यहाँ बच्चे हम पैदा करते हैं, 4% यहाँ पे माइग्रेशन है, 7% ग्रोथ है लाहौर की। अब मुल्तान से चलें कराची तक, कम से कम को 12-13 करोड़ की आबादी है, सब ने जाना किधर? कराची नौकरी के लिए। नौकरियाँ बताएं कितनी हैं? भट्टी साहब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ही सेट ऑफ द जो चैनल, अगर भट्टी साहब सिर्फ फ़ोन सुनने शुरू कर देना, एप्लीकेशन ले, मैं आपको कसम खाता हूँ 23 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूँ? तो जब आप इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कर देंगे, मेरा फिक्र आप सुन लेना, जब आप इस तरह की एम्प्लॉयमेंट करेंगे, दो चीज़ें होंगी।
आप मंशियात पे नौजवानों को लगा दें। तीसरी मैं आपको खबर दे दूँ, ये साइंटिफिक खबर दे रहा हूँ, तलाक में 400 गुना इजाफा हुआ है। ये सारी चीज़ों का इकोनॉमिक से ताल्लुक है। आपके क्राइम, आपकी मैरिज, आपकी फैमिली कल्चर सब कह रहा हूँ भट्टी साहब, डिवाइड की इधर हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, इनमें से किसी का ये मसला है नहीं, का सब बिल्कुल नहीं है। देखिए आप, मेरी ये गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली, जो बंदा 15-20 करोड़ लगा के असम्बली में पहुंच रहा है, उसकी बेरोजगारी मसला होगा, मुझे ये बता दें। मगर भट्टी साहब थोड़ी सी बात मुझे बता दें ना ईमानदारी से, ये एडिशनल आईजी है कराची के, उन्होंने कहा है कि मंशियात का इस्तेमाल हो, मंशियात के अलावा पुलिस ये है गुलाम नबी मेमन, ये पाकिस्तान के चंद अच्छे पुलिस अफसरों में से, चंद अच्छे पुलिस अफसरों में से गुलाम नबी मेमन जो मेरा आपसे सवाल है, कराची का गुनाह क्या है, कसूर क्या है कराची? देखिए कराची का कसूर है कि 70% दौलत पैदा होती है, पाकिस्तान के मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर है। जब अच्छा जरा ड्रग माफिया, लैंड माफिया, कब्जा माफिया हाथ में वक्त बन जाए, चाइना कटिंग, ताकत के जोर से गरीब को इंसाफ ना मिले तो फिर जराइम ही जन्म लेते हैं। पिछले हफ्ते एक घर से 1 अरब से ज्यादा मालियत की हीरोइन पकड़ी गई है, अंदाजा लो। अब मुझे बताएं, 1 अरब डॉलर था वो? नहीं, अच्छा डॉलर, आई डोंट नो भाई। देखिए जब तक कराची में अमन ना हुआ पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। चलें, वो तो कराची की आवाम का हक है भाई, अगर वो एमक्यूएम के साथ या जो भी उसकी फॉर्मेशन है जो है, उनको वो जिसको मर्जी है वो ये कह रहे हैं कराची में क्या, ये कब की ये खबर है? मैं माफी चाहता हूँ, मैं टाइम ही है, हाल ही है। उन्होंने फरमाया है, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से, डॉक्टर अमर लियाकत, वो फरमा रहे हैं कि मेरे कायद जो हैं, जिनका हम नाम नहीं कानूनी तौर पे ले सकते, मैं MQM ने ही अल्टीमेटली कराची को संभालना, और ये मेरी ही जमात है। ये कह रहे हैं इमरान खान का MNA, ये PTI के MNA ये मैं आपसे, अब ये बताएं ये क्या? अच्छा काई साहब, अब सीरियसली आप नहीं ठहरे ना 1 मिनट, आप कहते हैं जी वो जब 22 बंदे आने को तैयार हैं, 25 आने को तैयार है, आप कहते हैं वो खबर गलत हो रही है। नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो वो जो ऑर्डिनेंस आया है, क्या वजह है काई साहब? आमिर लियाकत हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े टीवी पे प्रोग्राम करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कराची से PTI खत्म हो सकती है, जबकि इमरान खान एक पॉपुलर नाम तो है इसमें। उन्होंने क्या हो जाएगी? क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? ये और उस सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये बयान उनका है, क्योंकि उनके साथ उनकी जो 18 साल नहीं, उनकी जो एहलियन है वो साथ खड़ी है, बिल्कुल नहीं। साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों डिस्क्रेडिट होती हैं? कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया जाता। पीपल्स पार्टी है मिसाल के तौर पर, वहाँ पर जो नेशनलिस्ट हैं सारे, उन्होंने क्या कुछ संजीदा अल्टरनेटिव दिया है सिंध के लोगों को? यहाँ पर आप उसी निज़ाम को कंटिन्यू करते हैं जो ऑप्रेसिव है, और वो उसमें आप 5 सरमायादार उनके साथ बैठे हुए हैं, 5 इनके साथ बैठे हुए हैं, वही कहानी, उन्हीं की मैशत, उन्हीं का सब कुछ, वही सरमायादार। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप क्यों इस तरह हो रहे हैं, आप आवाम को कुछ एक दफ़ा, अभी ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसके हालांकि कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, ये जो 10 लाख रुपए आपने आवाम को दिए हैं, यार खुदा का शुक्र और सलाम करते हैं आपको, आपने दिए हैं। मैं जाती तौर पर भट्टी साहब दर्जनों लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी बचाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी बचाई। सब मेरा ख्याल है, इमरान खान का अगर कोई अच्छा काम होगा तो सेहत कार्ड होगा। मुझे भी अब दर्जनों लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें किडनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम है, जो 100 साल इलाज नहीं करा सकते थे, सेहत कार्ड की खातर उसमें खामियाँ होंगी, लेकिन उन बेचारों को भी वो सहूलत मिल गई जो अमीर लोग मिलती थी, जो मेरे और आप आम आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को जिन्होंने ऑपरेशन करवाए मलिक साहब। नहीं, अच्छा काम है, हर सूरत अच्छा काम होगा। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आई विश के वो इससे भी बेहतर अगर मेडिकल ये तो का पूरा निजाम अच्छा करते तो ज्यादा बेहतर था। ये भी बुरा नहीं है। इसका कुछ इस्तेमाल, अगर कोई प्रोपोगंडा सेहत कार्ड के खिलाफ कर रहा है वो गलत नहीं है, चले उसका मैं मान रहा हूँ कुछ हिस्सा गलत जा रहा होगा, लेकिन लात ऐसे लोग हैं जो तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक हमारे ड्राइवर भाई जितने भी हैं ना, सुबह अपना ID कार्ड नाम है तो जाए और पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये जो तालीम फरोश और सेहत फरोश है यहाँ, उनके खिलाफ ये बोलते हैं, उनकी मुलाजमत करते हैं, ये नहीं उनसे तनख्वाहें लेते हैं। ये मैं अर्ज करता हूँ ना, जो तालीम का धंधा करते हैं, जिन्होंने दर्द का व्यापार बना दिया इलाज को। अच्छा कैसे मर जा, मेरी बात पैसे नहीं है, तू फौत हो जा, उनके खिलाफ भी बोलते हैं ना भाई। ये गरीब को 10 लाख मिल गए, मलिक साहब तो रियासत ने देनी है। अच्छा मलिक साहब, मेरी आपका ड्राइवर है, कोई चिंची रिक्शा चला रहा है, कोई बेरोजगार है, कोई बीमार है, किसी 25,000 तनख्वाह है, उसे किडनी फेल हो जाती है या कोई खुदा ना खासा बड़ी बीमारी हो जाती है, अगर सेहत कार्ड में उसको वो तमाम सहूलतें मिल जाती हैं जो अमीर लोगों को है, तो ये बेहतर नहीं है कि जो सेहत कार्ड के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या इस निजाम के खिलाफ हम तो बोलते हैं, मैं पिछले 30 साल से बोल रहा हूँ,
कि जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, वो सेहत और तालीम के जरिए होती है, उसको आपने उसके वो हामी है। मेरी गुजारिश ये है भट्टी साहब, आप दोनों बड़े तनकीद कर रहे हैं जी, तालीम में बड़ा लूट मार है, सेहत में बड़ी लूट मार है, ये इसकी वजह मेरी रियासती निज़ाम है। अगर ये मुझे प्रोवाइड कर दे तो प्राइवेट वाला मर नहीं जाएगा। ये हुकूमत की नाअहली की वजह से मैं मजबूर हूँ प्राइवेट पे जाने पे। तो जो असल जिम्मेदार है वो हुकूमत है, वो प्राइवेट कौन सी हुकूमत है? कौन सी हुकूमत? जिनका काम है मुझे हेल्थ दे, मुझे तालीम। मुझे बताएं ना, शुरू करें ना, 1980 से शुरू करें। जब से आपने प्राइवेटाइजेशन की और ये किया, 100 आपकी जो है वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट आपने बेचे, एमसीबी जिस तरह बिका, इस बताएं ना ये कौन थे, किन के फ्रंट मैन खरीदते रहे, और इमरान खान ने उसको कंटिन्यू किया। कादी साहब, मलक साहब, गरीब आदमी के बच्चे को जब कोई गरीब के घर बच्चा हो सजेरियन का 1.5 लाख कह देते हैं, अब सेहत कार्ड में उस बेचारे का इलाज हो जाएगा। ये मैं ये नहीं कह रहा इसमें खामी नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई इमरान खान एक बेहतर काम अच्छा काम किया, 1 लाख औरतें इलाज करा चुकी बड़ी साहब, 1 लाख औरतें और लाखों लोग, और कादी साहब गरीब बेबस लाचार जो तसव्वुर नहीं कर सकते, जिन्होंने पर्सनल कमेंट है इसमें मैं फवाद चौधरी को भी क्रेडिट देता हूँ, उसमें उन्होंने भी बड़ा काम किया सेहत कार्ड के। मैं इस मतलब छोटी सी जो मेरी ख्वाहिश है वो ये, मैं इसी सोसाइटी में 16 साल पढ़ा, एमए किया, सारा सरकारी है मेरा। मेरे सारे बचपन में मेरे माँ बाप मुझे सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते थे, मैंने तो ये बहस ही नहीं सुनी। मुझे ये बताया ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के गवर्नमेंट कॉलेज, ये म्यू अस्पताल, इसको मुनाफे की भट्टी में झोंका, नवाज के दौर, और उससे पहले बेनजीर ने किया 80 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, और ये भी इनको भी हम कहते हैं कि इससे निकले, और हमारे आइन में लिखा हुआ है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, पीपल्स पार्टी ने लिखा था, भुट्टो ने लिखा था कि ये हमारे राइट्स हैं, हमारे राइट्स, जिम्मेदारी है रियासत की, बिल्कुल सही है। अच्छा भट्टी साहब, ये अब एक हम और मलक साहब, आप क्योंकि इंटरनेशनल भी नज़र रखते हैं बड़ी, ये बताएं कि यूक्रेन में जो तनाज़ा है और ये जो अमेरिका उसको हाइप क्रिएट कर रहा है, और रशिया का जो मामला है, अब यहाँ पे सुना है कि अगर वहाँ पे डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो हमारे लिए भी मसला होगा, हम बहुत सारी गंदम भी वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है जंग वंग तो नहीं होगी, हमें बढ़ के ही हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर अमेरिकन, अगर वेस्ट की आप हिस्ट्री देखें, तो उनकी जब भी इकॉनमी नीचे गई है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, कुछ हाथ नहीं है, वो इराक के पीछे पड़ गए, अफगानिस्तान के पीछे पड़ गए, सीरिया के पीछे पड़ गए। अब कहानी ये है कि यूक्रेन जो है रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, और ये रूस के साथ इसकी सरहद है। अगर वो नेटो में चला जाता है तो समझो कि अमेरिका आपके गिरबान पे आ गया। ये उनकी लड़ाई है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी आज सुनने में आ रही है, फिर वही भट्टी साहब से डर रहा हूँ तो फेक न्यूज़ नहीं मैं दे रहा। पाकिस्तान की प्लानिंग ये कि हम रशिया जाएं और गैस उनसे लें, रशिया के पास गैस है, क्या है इसमें, और हम सेंट्रल एशिया से नहीं। मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ, वो भट्टी साहब ने मुझे कहना तू फिर फेक न्यूज़ दे। नहीं, मैं नहीं कहना, लेकिन अगर भाई वो गैस ना दे, वो कह देंगे फेक न्यूज़ चलाई। उन्होंने कहा इन पे हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगा। पहली तो शर्म की बात है कि हम बड़ा शोर डालते हैं, हम तीनों पंजाब में बैठे हैं कि गंदम हम खरीदते हैं यूक्रेन से, और पूरे पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं यूक्रेन कहाँ पे। गंदम हम वहाँ से खरीदते हैं, लड़ाई होगी तो डिपेंडेंस, गंदम महंगी होगी। नंबर 2, पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसकी वजह भी यही क्राइसिस है। नंबर 3, अगर आप रशिया में जा रहे हो, रशिया जंग में उलझ गया, तो आपका जो गैस का प्रोजेक्ट है उस पर भी असर होगा। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हमने आर्टिकल भी देखा है। ये देखें, कोई दुनिया का ऐसा, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते और ना हम सपोर्ट करते हैं, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसको जो इन्फ्लेशन की लपेट में ना आया हो। तुर्की में इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने में, बल्कि 10-15 दिनों में 65 स्ट्राइक्स हुई हैं। 65 स्ट्राइक्स तुर्की में शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपको उसको बताया, हर जगह पे इन्फ्लेशन है और हर जगह पे लोग सॉरी आप एक मिनट में लूँगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में 7 मुल्क है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हम में है पाकिस्तान में। और मेरे प्यारा वजीर खजाना से फरमा रहे थे कि 140 मुल्कों में हम सबसे श्रीलंका डिफॉल्ट में जा रहा है। मेरी अर्ज सुने, श्रीलंका इंडिया -7% गया है। कैसा सोशल मीडिया पे बीजेपी जो इंडियन है, जब हाँ, वो जो गंदगी फैला रहे हैं यार, शर्म करनी चाहिए यार। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल शर्म से डूब मरे ये लोग। इनके पास इसके अलावा बेचने को कुछ नहीं, ना आवाम को ये रोजगार दे सकते हैं। ये मौत का धंधा करते हैं। ये मोदी, ये जमहूरियत की हालत है। मतलब कम से कम पाकिस्तान में हम जितना भी जो भी हों, इसकी किसकी गलादत हमारे यहाँ मीडिया या प्रेस में आपको नहीं आती। मगर बहरहाल इस बात पे जिस दिन अपोजिशन बैठेगी और हुकूमत बैठेगी कि ये क्यों है इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से, चाहे 1000 रुपये का पेट्रोल क्यों ना हो जाए। बहरहाल दुआ है कि हमारी ये शो के लिए भी आए कुछ तारीख और इस मंजर पर। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।